वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ क्लास 11th विद अ वेरी न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, आप लोग को कुछ लोग को तो अंदाज़ा होगा कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या भला है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल नाम दिया गया किसी भी बॉडी को जो कि मतलब प्रोजेक्टाइल एक नाम दिया गया। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है सबसे पहले हमको यही जानना होगा। प्रोजेक्टाइल एक नाम है जो कि दिया गया किसी भी बॉडी को जो कि एक बार स्पेस में किसी एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंकी गई है। ठीक है, और जो कि कुछ देर के बाद क्या जब वो हाथ से जैसे ही छूटी उस पर ग्रेविटी का एक्शन होने लगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, मतलब अर्थ की ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचने लगी, तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, वो आके ग्राउंड में गिरेगा। कभी कोई ऐसा मोशन देखे हो क्या कि इसको हम ऐसे हवा में उछाले और उड़ता ही रह गया? ऐसे नहीं होता ना कभी तो वो हवा आके गिरता है नीचे। सो ऐसे मोशन को हम क्या प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, और ऐसे ऑब्जेक्ट को जो कि ऐसे गिरता है अर्थ पे, ठीक है, उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जब गिरता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। और एक पाथ जो है एक ट्रेजेक्ट्री बनाता है जिसको कि हम पाथ बोलते हैं या ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। तो जो पाथ फॉलो करता है उसको हम उसकी ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा प्रोजेक्टाइल। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, प्रोजेक्टाइल के एग्जाम्पल की बात करें, तो प्रोजेक्टाइल का हमारा एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि अगर हम पहले तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं आप प्रोजेक्टाइल। ठीक है, डेफिनेशन तो आप लोग को लिख ही ले चुके हो, फिर भी मैं लिख देता हूँ। सो प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल होता है इज अ नेम given to an object that is thrown इन दी स्पेस। मैं यहाँ के स्पेस की बात कर रहा हूँ, वो हमारा आउटर स्पेस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए आउटर स्पेस नाम यूज़ करेंगे हम। ठीक है, ये मत समझना है कि आउटर स्पेस की बात, कोई भी एक जगह पे हमने फेंका और जिस पे कि वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ गया। ठीक है, विद सम इनिशियल वेलोसिटी, विद सम इनिशियल वेलोसिटी एंड आफ्टर सम टाइम क्या है, मतलब कि उसी तुरंत बाद under the influence of gravity alone without being propelled. Initial velocity under the influence of gravity alone without propelled यानी कि बिना किसी दूसरे चीज़ के छेड़छाड़, बिना किसी दूसरे फोर्स की छेड़छाड़, without being propelled by any engine or fuel, without being propelled by any engine और फ्यूल, यानी कि कोई उसको इंजन लगा के या फिर फ्यूल दे के नहीं हम फेंक रहे हैं, बल्कि क्या दिया, अपने हाथों से ऐसे ही फेंका और एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को, तो और जो द पाथ फॉलोड है, द पाथ फॉलोड बाय द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री, इसको हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, उसकी सो ये ट्रेजेक्ट्री क्या चीज़ होती है, पाथ होता है उसका। ठीक है, जिसमें कि वो हमारा मूव कर रहा है इस पाथ में, तो प्रोजेक्टाइल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप किसी एक हाइट पे खड़े हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक हाइट बना देता हूँ, सपोज आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हो, इस तरीके से ये बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ से आपने मतलब कुछ ऐसा एक चीज़ ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, उसको आपने ऐसे फेंका, तो आप जैसे ऑब्जेक्ट को फेंकोगे वो इस तरीके से आके उसका अपना पाथ कुछ इस तरीके से बनाएगी और अल्टीमेटली ग्राउंड को टच कर जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि हवा में ही वो रहेगी, या फिर सीधा आपने वेलोसिटी आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, बट वो अल्टीमेटली क्या हो रही है, उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हुई और आके नीचे आ गई। ठीक, तो प्रोजेक्टाइल में भी दो तरीके के मोशन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, एक वर्टिकल मोशन होता है। तो हम दोनों की स्टडी करेंगे, इसी वजह से हम मोशन इन अ प्लेन के अंदर इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो दिस इज द प्रोजेक्टाइल, इसका की बात आप देख ही रहे होगे आपके सामने। ठीक है, सो नाउ दैट आपके पास आइडिया हो गया, तो मैं एग्जांपल की बात करूँ। जैसे कि एग्जांपल की बात करें हम प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो जैसे जैवलिन थ्रो होता है ना,
या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया एरोप्लेन से, ठीक है, या फिर आपका जैसे एरोप्लेन से ड्रॉप करोगे किसी ऑब्जेक्ट को, तो उस ऑब्जेक्ट के पास एरोप्लेन वाली वेलोसिटी होगी, फिर धीरे 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 उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, वो भी एक प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल है। एक जो बुलेट, हम जो बंदूक से बुलेट निकली हुई, वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल है। इसी तरीके से, और जो आपके जब होली खेलते हो ना, जब पिचकारी से जो पानी फेंकते हो, वो पानी का पाथ भी कैसा है, प्रोजेक्टाइल होता है। आप देखते हो ना, बिल्कुल सीधा जाता है, कुछ देर के बाद ग्राउंड में गिरने लगता है। और इसी तरीके से जो एक पत्थर को हम जब हॉरिजॉन्टली एक कोई टॉप ऑफ द बिल्डिंग से, जैसा कि हमने अभी आपके सामने एग्जांपल, आपको डायग्राम दिख रहा है, वो भी एक एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक। सो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे ना, इंडिपेंडेंट मोशन होता है, ठीक है। तो इन इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को, यानी कि हवा के जो हवा रोकता है मोशन को, हवा रोकने की कोशिश करता है, एयर रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं। एयर जैसे होता नहीं, बहुत तेज़ हवा चल रही है, उसके अगेंस्ट आप अगर भागने की कोशिश करोगे तो स्पीड आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और हवा के बहाव के साथ जाओगे तो स्पीड ज़्यादा तेज रहेगी। जो क्रिकेट खेलते हैं उनको आइडिया होगा इस बात का, या फिर जो बैडमिंटन खेलते हैं। तो in the absence of air resistance, the motion of the projectile is considered as the combination of the two independent motion। समझ रहे हो? तो the motion of a projectile, हम क्या कह सकते हैं कि the motion of a projectile, the motion of a projectile के ऊपर हम बात करें, projectile, the motion of the projectile क्या है? The motion of a projectile is considered, उसको क्या consider किया जाता है, is considered as the combination, is considered as the combination of considered as a combination of, ठीक है, combination of two motions independent, ठीक है, दो मोशन का आपका कॉम्बिनेशन होता है, टू इंडिपेंडेंट मोशंस, टू इंडिपेंडेंट मोशंस, ठीक है। तो वो मोशन कौन से हैं? सबसे पहला जो मोशन है, तो नंबर वन है हमारा, वो मोशन है आपका, उसको मैं थोड़ा और इधर दे देता हूँ, अब सही है। नंबर वन है आपका मोशन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो मैं लिख रहा हूँ ना, उसको आप लिखते रहना, मोशन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। और वर्टिकल, ठीक है, मोशन अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, मोशन अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन अंडर ग्रेविटी, मोशन अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन अंडर ग्रेविटी। दो तरीके का मोशन हो रहा है, एक तो आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया एक किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक, और दूसरा कौन सा मोशन हो रहा है, जो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। तो दो मोशन का कॉम्बिनेशन होता है प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और आप जानते हो अंडर ग्रेविटी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। तो जो दो मोशन है प्रोजेक्टाइल के अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, ये दोनों आपस मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, अपने अलग ही चलते हैं ये दोनों, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मोशंस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। अगर ये आपसे पूछे ना कि क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, तो आप यही चीज़ लिखोगे जो मैंने आपके सामने अभी लिखी है, ठीक है। सो अब हम क्या कह सकते हैं, एजम्पशन क्या यूज़ करते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन में। जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं ना, कुछ एजम्पशंस हमको एज्यूम करना होता है, एजम्पशन यूज इन प्रोजेक्टाइल मोशन, हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद एजम्पशंस यूज्ड इन प्रोजेक्टाइल मोशन को मैं PM लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। आप लोग समझ जाना कि प्रोजेक्टाइल मोशन की ही बात हो रही है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या एजम्पशन लिए गए। सबसे पहला जो एजम्पशन है आपका, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस ऑन द प्रोजेक्टाइल, पहला है देयर इज
no air resistance, there is no air resistance on the projectile, on the projectile, समझ गए? उसके उसके बाद दूसरा क्या है? द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नेग्लिजिबल, यानी कि अर्थ नीचे से गोल होती है तो हम फ्लैट मान के चलेंगे अपना जो पाथ है हमारा। बेसिकली किस चीज़ की बात हो रही है, जैसे कि अगर अर्थ गोल है तो हमको इस तरीके से पाथ मानना चाहिए ना इसका, तो इस तरीके से होगा, इस तरीके से पाथ होगा अर्थ अगर गोल है, कर्व है अर्थ, ठीक है। सो इसको हम नेग्लिजिबल, इसको हम नहीं मानते, इसको हम मानते हैं कि फ्लैट ही है, ठीक है। तो ये चीज़ हम एजम्पशन लेके चलते हैं, ठीक। उसको हम हटाते हैं और अपने नोट्स पे आते हैं। ओके, देयर इज द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नेग्लिजिबल, जो भी इफेक्ट आता है अर्थ की गोलाई की वजह से, यानी कि अर्थ के कर्वेचर की वजह से, उसको हम क्या मान रहे हैं यहाँ पे, उसको हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं, ठीक है। सो इफेक्ट द इफेक्ट ड्यू टू curvature of earth is negligible. इज इट क्लियर? ये नेग्लिजिबल है। थर्ड एजम्पशन पे आते हैं। थर्ड एजम्पशन हमारा क्या कह रहा है? थर्ड एजम्पशन हमारा क्या कह रहा है? ये कह रहा है द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नेग्लिजिबल। द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन, द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ, किसका रोटेशन? ऑब्वियसली अर्थ का रोटेशन ना, इज नेग्लिजिबल। हम इसको नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। रोटेशन का जो इफेक्ट है उसको हम नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। चौथा और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट है, एजम्पशन जो हमने लिया है प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने के लिए, वो ये है कि फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ ट्रेजेक्ट्री, सारे पॉइंट्स के लिए, मतलब जो भी इसके पाथ का, किसी भी एक बॉडी के मोशन का जो पाथ है उसका सारे ही पॉइंट, उसमें जो सारे ही पॉइंट्स हैं, ठीक है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एट एवरी पॉइंट इन द ट्रेजेक्ट्री, इन द ट्रेजेक्ट्री क्या हो रहा है, ठीक है, इन द ट्रेजेक्ट्री क्या हो रहा है, द g acceleration due to gravity is always constant in magnitude as well as direction, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में ही क्या है, ये जो चीज़ है ये है कांस्टेंट। इज इट क्लियर? इतनी चीज़ें क्लियर होगी ना तुम लोगों को। अब इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, यानी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हम पहले पढ़ेंगे, ठीक। तो सपोज करो एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल फायर किया गया एक कोई भी प्रोजेक्टाइल है, उसका डायग्राम अभी मैं बनाता हूँ, ठीक है। एक डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक डायग्राम ही बना लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो एक ट्रेजेक्ट्री बनाएंगे और एक हाइट बना लेते हैं। एक हम हाइट बना लेते हैं, सपोज से हमने ये एक हाइट बना ली, ठीक। और एक हम पाथ बना लेंगे प्रोजेक्टाइल का, जैसे कि हमने समझ लो ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये हमने पाथ बना लिया प्रोजेक्टाइल का, और यहाँ पे पॉइंट ओ मान लो, मतलब पॉइंट ए से आप फायर कर रहे हो प्रोजेक्टाइल को, ओ है, इज इट क्लियर? पॉइंट ओ है, क्लियर है कि नहीं? ये आपका पॉइंट है ओ। क्या हो रहा है, ओ से प्रोजेक्टाइल को फायर किया, पॉइंट ओ से प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया। ये जो हाइट है इस प्रोजेक्ट, मतलब इस टावर की या फिर कोई भी जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसकी जो हाइट है वो एच मान लो,
ये किसकी हाइट है? जहाँ से ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है, ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं है ये, ठीक है। ये हाइट है जहाँ से किसी एक ऊंचाई पे, एक h हाइट पे एक ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हो, इधर साइड फेंक रहे हो, तो आप कौन सी वेलोसिटी दे रहे हो? आप u इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हो उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। आपने इस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी दे दी? यहाँ पे u वेलोसिटी दे दी, ठीक है, u वेक्टर, याद रखना इस चीज़ को। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने u वेक्टर की वेलोसिटी दे दी है, ठीक है। किस डायरेक्शन में दे रहे हो आप? पॉजिटिव x डायरेक्शन में नहीं है हमारी, याद रखना इस चीज़ को बस। उसके बाद क्या हो रहा है कि आपका, सपोज करो कि पहले तो लिख लो इस चीज़ को, सपोज अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी u, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट o एट अ सर्टेन हाइट h अबव द ग्राउंड लेवल। जो भी मैंने बोला उस चीज़ को लिख लो आप, ठीक। द बॉडी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू साइमल्टेनियस इंडिपेंडेंट मोशन। ये जो बॉडी है दो साइमल्टेनियस मोशन के इन्फ्लुएंस में, पहला जो है यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कि है u, दूसरा जो है वो है वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्सेलरेटेड मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्मॉल g, जो कि आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक, समझ रहे हो? तो अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द अबव टू मोशंस, जो हमने दोनों मोशन बोला यानी कि यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g। तो अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ दीज मोशंस हम क्या कह सकते हैं? द बॉडी मूव्स अलोंग द पाथ ओ पी ए। अब मैं ओ पी ए पाथ बनाता हूँ, ओ तो ये है, यहाँ पे मैं एक पी पाथ बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एक पी पाथ बना दूँ और यहाँ पे लास्ट में आप ए नाम दे दो उसको। लास्ट में कहाँ पे आ गया? ए पे आके, ए इज ग्राउंड, ठीक है, जो ए है ये है आपका ग्राउंड, ठीक। इस चीज़ को यार मैं ग्राउंड बना लेता हूँ, थोड़ा सा इस तरीके से ही बनेगा और कुछ तो होगा नहीं, इस तरीके से हमारा ग्राउंड बन जाएगा, ठीक है। सो और तो कुछ दिक्कत है ही नहीं हमको, हमने बना लिया ग्राउंड, ठीक। पॉइंट ए बन गया हमारा, ग्राउंड भी बन गया। एक हम डिस्टेंस लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसको हम बोलेंगे आज के बाद से। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, जैसे ऊपर की एच है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम कैपिटल आर मान लेते हैं। कौन सी ये डिस्टेंस है? कैपिटल आर, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है। दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये मैक्सिमम डिस्टेंस है जितना कि प्रोजेक्टाइल फॉर ट्रैवल करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। इतना डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक प्रोजेक्टाइल इतना ट्रैवल करेगा। तो अब ये तो समझ में आया कि अंडर कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द अब द टू मोशंस जो हमने बात करी, कौन से दो मोशंस? तो आपकी बॉडी जो है ओ पी ए पाथ के अलॉन्ग मूव करेगी। इज इट क्लियर? तो अगर हम ट्रेजेक्टरी की बात करें, अब हम ट्रेजेक्टरी की बात कर लेते हैं। तो ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल जो होगा आफ्टर टाइम टी, अब पॉइंट पी पे हम बहुत सारी चीज़ें लिखेंगे, तो ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है। पॉइंट पी पे हम बहुत सारी चीज़ें लिखने वाले हैं, तो उस चीज़ को ध्यान देना। ये हमारा पॉइंट पी है, ठीक है। इसमें जो है बेटा, ये पॉइंट पी सपोज यहाँ पे है पॉइंट पी, एक ऊपर की डिस्टेंस आ गई यहाँ पे पॉइंट पी, ठीक है। एक ये वाली डिस्टेंस है, वेक्टर नहीं है, डिस्टेंस है, तो मैं इसको डिस्टेंस वाले एरो से ही बनाऊँ तो बेटर रहेगा। ये डिस्टेंस की बात हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक डिस्टेंस होगी और यहाँ से लेके एक यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, जैसे इसी तरीके से एक यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होगी। यहाँ पे आफ्टर टाइम टी आपका जो ऑब्जेक्ट है इसी ओ पी ए पाथ में पॉइंट पी पे आ चुका है, ठीक। कहाँ पे आ चुका है? पॉइंट पी पे आ चुका है। सपोज करो ये वाली एक्शन आपकी जो डिस्टेंस है ये हम x मान रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम स्मॉल x मान रहे हैं और वर्टिकल डिस्टेंस को हम स्मॉल y मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल y मान, जैसे स्मॉल y हमने स्मॉल y मान लिया, ये जो हमारी वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक। अब देखो बेटा, दो वेलोसिटी लगेंगी ना यहाँ पे, इस पॉइंट पे दो वेलोसिटी आएंगी, कौन कौन सी? जो लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल दिमाग से समझ गए होंगे कि एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इसकी, जो कि क्या है, हम क्या लेंगे इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को? हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को वी एक्स नाम दे देते हैं, ठीक है। सपोज हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को वी सफिक्स एक्स नाम दे दिए, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हो रही है, तो वी एक्स नाम दे दिया हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को, ठीक। क्योंकि इनिशियल तो ऑलरेडी थी, हम फाइनल की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो वेलोसिटी है। और
एक नीचे की तरफ, इसी पॉइंट पे एक नीचे की तरफ वेलोसिटी लग रही होगी। इस वेलोसिटी को क्या नाम दे दें? इसको हम वी वाई नाम दे देते हैं भाई, हमने वी वाई नाम दे दिया इसको। इज इट क्लियर बच्चों? थोड़ा सा वी वाई को इधर ले आए, दिख नहीं रहा, छुप गया, चलो दिखने लगा हमारा वी वाई। ओके, तो बेटा ये चीज़ तो हमें क्लियर होगी ना, वी वाई वेलोसिटी, वी एक्स वेलोसिटी कहाँ से निकली है? जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं ना उस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, तो हमेशा उसका हम टेंजेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? टेंजेंट। ये हमने एक टेंजेंट ले लिया, ये कौन सा वेक्टर है? ये वेलोसिटी वी वेक्टर है। और ये जो वी एक्स और वी वाई है क्या है? इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। अब पता चला फ़ायदा क्या हुआ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को पढ़ने का। ठीक है, सपोज करो कि हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो हमारा वी वेक्टर है वेलोसिटी का, टेंजेंट वाला वेक्टर, ये एंगल कितना बना रहे हैं? दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ बीटा। सपोज कर लो एक एंगल बीटा बना रहे हैं। कितना एंगल बना रहे हैं? बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, एक एंगल बीटा बना रहा है, मैंने ऐसे जूम कर लिया। ठीक, बीटा एंगल बन रहा है आपके हॉरिजॉन्टल के साथ इस वेलोसिटी वी वेक्टर का। और ये जो वी एक्स और वी वाई बनाया ना, मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाया। ठीक, क्योंकि हर पॉइंट पे एक, आप जानते हो, मैंने इसीलिए जानबूझ के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बाद में बोला और वेलोसिटी को बाद में बनाया। मेरा मोटिव ये था ताकि आप लोग को ये समझ में आया कि यहाँ पे दो वेलोसिटीज़ लगेंगी, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगी, एक वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगी। तो आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। और हमने इसको, ये एक्चुअली में क्या है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं ऑफ वेलोसिटी वेक्टर वी। सो अगर हम आफ्टर टाइम टी, सपोज बॉडी एक पॉइंट पे रीच कर रहा है जिसका कि कोऑर्डिनेट, हम इसका यहाँ पे बॉडी के कोऑर्डिनेट का नाम दे देते हैं। ठीक है, सपोज कर लो यहाँ पे इसका हम नाम क्या दे दे रहे हैं, इसको p कॉमा एक्स कॉमा वाई दे देते हैं, ब्रैकेट में x कॉमा वाई, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं करते थे हम, वही वाला x कॉमा वाई पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट है इस समय। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज इन टाइम t इज, अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी की बात करें, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक बॉडी ने यहाँ तक कवर कर लिया है, वो कितनी है इन टाइम t, दैट विल बी इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं भाई, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता था, स्पीड इनटू टाइम, होता था कि नहीं होता था? तो आपकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट एट टाइम t कितना हो जाएगा? सोचो 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 और बताओ मुझे भाई। हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है ना, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u। अगर हम x की बात करें तो x किसके बराबर हो जाएगा, x इज इक्वल टू यू इंटू टी। भाई u इंटू टी ही तो होगा। ठीक है, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, जो टाइम t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, x अपॉन यू, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अच्छा, ये चीज़ हो गया। उसके बाद द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन टाइम t इज गिवन बाय, अगर वर्टिकल डिस्टेंस की हम बात करें, ये तो हॉरिजॉन्टल होगी, अब हम बात कर लेते हैं वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी एट टाइम t, इन टाइम t क्या होगा, डिस्टेंस इन टाइम t क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कैसे निकालेंगे हम लगाएंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन वाली, जो हमारी डिस्टेंस वाली इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी, याद करो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे अब आप खुद सोचो, अगर हम वर्टिकल की सिर्फ बात करें, सिर्फ वर्टिकल मोशन की बात करें, तो हमारे पास स्टार्टिंग में क्या थी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी ना केवल। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी थी नहीं हमारे। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी ना। तो वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, वो तो जीरो ही है। तो उसको हम यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। इसमें हम क्या लिख सकते हैं बेटा, अच्छा s जो होगी हमारी, उसको तो वही लिखे रहने थे जो s है हमारी। एक्चुअली में कौन सी डिस्टेंस है यहाँ पे, y डिस्टेंस है ना, वर्टिकल डिस्टेंस, y इज इक्वल टू यू टी। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी थी ही नहीं हमारे पास।
ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी तो वर्टिकल वाली वो तो थी ही नहीं, वो तो थी ही नहीं हमारे पास। तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा 0 प्लस 1/2। उसके बाद क्या आ रहा है हमारा 1/2। अच्छा, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी, ए की जगह क्या आ जाएगा जी, और हम क्या नीचे डाउनवर्ड जा रहे हैं ना, तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। सारा क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। ये वाला जो हम इस पॉइंट पे पढ़ रहे हैं ना, वो क्लास 9 की चीज़ है। प्रोजेक्टाइल नया नाम दे दिया है, बाकी सब क्लास 9 की चीज़ है। हाँ, तो बेटा अब इसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद है टी का स्क्वायर, लिख देते हैं टी का स्क्वायर। इज इट क्लियर, क्लियर है ना ये चीज़। उसके बाद फॉर वर्टिकल मोशन, अगर हम वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तो हमारा u इक्वल टू 0 होता है, याद रखना हमेशा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट नोट की तरफ, फॉर फॉर वर्टिकल मोशन u जो होता है हमेशा क्या होता है 0, ठीक। इस चीज़ को आप इंपॉर्टेंट नोट करके बना लेना तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ओके, सो हम यहाँ से क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम टाइम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना। अब टाइम तो उतना ही लगा होगा भाई, उस ऑब्जेक्ट को टाइम तो उतना ही लगा होगा यहाँ से यहाँ आने में, चाहे वर्टिकल की बात कर लो चाहे हॉरिजॉन्टल की बात कर लो, टाइम तो चेंज होगा नहीं। तो हम टाइम के लिए जो इक्वेशन ऊपर बनाए थे x/u, उसको हम यहाँ पे रख देंगे। हमारी इक्वेशन क्या चेंज होगी, y इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, इंटू स्मॉल जी टी स्क्वायर, यानी कि ब्रैकेट में टी का स्क्वायर रखना है ना, यानी कि x/u का स्क्वायर, x/u का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हुआ, x/u का होल स्क्वायर हमने यहाँ पर रख दिया। ओके, यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन क्या चेंज हो गया, यहाँ से जो हमारा एक्सप्रेशन चेंज हो गया वो आ गया y इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ से हम एक चीज़ और प्रूफ कर देंगे कि हमारा जो ट्रेजेक्ट्री होती है ना, यानी कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, वो पैराबोला होता है। तो कभी क्वेश्चन आता है प्रूव दैट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला, तो हम ये वाला डेरिवेशन पूरा करते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया हमारा y इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, y इज इक्वल टू 1/2, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं g/2 लिख सकते हैं ना, g/2 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 u का स्क्वायर, g/2 u का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर, इन पूरे ब्रैकेट में रख दो सबको, मल्टीप्लाई बाय बाहर क्या लिख सकते हैं x का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, खुद सोचो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम सारी वैल्यू को k मान लें, जो जितनी ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू उसको हम स्मॉल k मान लें, तो हम लिख सकते हैं ना kx का स्क्वायर, y इज इक्वल टू kx का स्क्वायर। y इज इक्वल टू kx का स्क्वायर पता है, क्योंकि ये हमारा जो k होता है ना, ये कांस्टेंट होता है हमेशा। भाई इनिशियल वेलोसिटी आप जो दोगे वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होती है, और 2 तो कांस्टेंट है ही ना आपका। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, एज y इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन दिख रहा है हमको, y जो है, सिंस y इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो पाथ है ये क्या है, पैराबोला, क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन भी क्या होती है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में होती है, ठीक। तो यहाँ से आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो इसको। सो द ट्रेजेक्ट्री क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है, y, x का है ना, x का स्क्वायर हो रहा है। सो द पाथ ऑफ projectile is a parabola। यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो गया, ये वाला जो मैंने बता रहा था कि मतलब ये पहला ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल यहाँ से आप निकालते हो, ठीक। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, बेसिकली टोटल टाइम जिसमें कि आपका प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, वो टोटल टाइम जब आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो हवा में रहा, यानी कि गिरने से पहले तक का जितना भी टाइम
लगा उसको पूरा, मतलब जर्नी कंप्लीट करने में टाइम ऑफ फ्लाइट। कहते नहीं है जो आप लोग जैसे एयरपोर्ट में जाते हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट इतनी होती है, वही चीज़ है। तो टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन इट्स फ्लाइट, जब वो फ्लाइट मतलब हवा में है तब टोटल टाइम फ्रॉम ओ से लेके ए तक, ठीक है, ओ से लेके ए तक उसका टाइम कितना है। तो लेट, अगर एज्यूम करें हम, लेट ये हमने जो निकाला इसको हम निकाल के पर रख देते हैं, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको यहाँ रख दे रहे हैं, बाकी जो आएगा हम नेक्स्ट उसमें करते हैं। सो हम देख रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी हमने क्या देखा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल देखा, हम टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट सपोज करो टी हम एज्यूम करके चले, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम टी कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, द टोटल टाइम, द टोटल टाइम, द टोटल टाइम for which the projectile remains in flight, for which the projectile remains in the flight, ठीक है। वो टोटल टाइम जबकि जब आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो हवा में है, तो वो टाइम किसके बराबर है हम उसको देखेंगे। तो हमारा जो टाइम है वो किसके बराबर है, आइए देखते हैं। तो वो जो हमारा टाइम होगा, हम पहले क्या करेंगे, सपोज करो फॉर द वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉडी हम क्या यूज़ करते हैं, इक्वेशन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ करते हैं ना भाई, यही इक्वेशन हम यूज़ करते आ रहे थे। क्या यूज़ करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, यही इक्वेशन यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगी, इसके केस में हमारा एस जो है वो हाइट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यू तो आपका ज़ीरो ही होता है आप जानते हो, तो धड़ा से ज़ीरो डाल दो एकदम से, ठीक है, एकदम से ऐसे ज़ीरो डाल दिया, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा जनाब, हाफ ए टी स्क्वायर में यहाँ पे जो जो टाइम आएगा ना, यू टी टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे कैपिटल टी आता, बट क्योंकि वो जीरो हो जाना तो कोई लिखने का कोई मतलब नहीं, बट फिर भी हम लिख रहे हैं ताकि तुम लोग को पता चले क्या क्वांटिटी जीरो होगी। अच्छा, ए की जगह हम क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, कैपिटल टी का स्क्वायर बचा ना, क्लियर हुआ कि नहीं ये बात। उसके बाद हाइट इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, हाइट इज इक्वल टू हो गया 1/2 जी कैपिटल टी का स्क्वायर। तो अगर हमको टी निकालना है तो टी विल बी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट, फिर अंडर रूट, रूट के अंदर क्या आएगा भाई, हाँ, अंडर रूट 2h अपॉन जी, अंडर रूट 2h अपॉन जी। यानी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा भाई। ये चीज़ तो हमको पता चल गया ना, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो तो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। बट ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है, टाइम तो नहीं कर रहा, बट एक क्वांटिटी हम पढ़ेंगे जो कि करेगी। तो टाइम आपको पता चल गया, टाइम क्या है, 2h अपॉन जी, इनिशियल वेलोसिटी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही है, ठीक है, वो तो जीरो ही है। वर्टिकल के केस में हम बात कर रहे थे तो वर्टिकल की जीरो ही है, टाइम ऑफ फ्लाइट में हम वर्टिकल वाली चीज़ लेते हैं। भाई टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, कोई भी क्वांटिटी जो है ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा, यही चीज़ है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम उसमें वर्टिकल से ही मतलब रखते हैं, तो हमने चीज़ें वर्टिकल वाली ही ले रखी है, और वर्टिकल में जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, वर्टिकल के केस में यू जीरो होता है। बट अगर हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल के केस में यू हमारा जीरो नहीं होता, हॉरिजॉन्टल के केस में जो यू होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी होती है, या फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसको बोला जाता है, ठीक है। आप लोग को लग रहा होगा इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग, बट कंफ्यूजिंग नहीं है, एक बार अगर अच्छे से दोबारा से देखोगे ना चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो हमने क्या निकाला यहाँ पे, अभी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, ठीक है, हमने क्या निकाली, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट की स्पेलिंग ये होती है GHT। चलो अब हम निकालते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या फिर इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। आपको रेंज लिख के आते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि हम आर की बात करें, कैपिटल आर, हॉरिजॉन्टल रेंज को और क्या बोलते हैं, कैपिटल आर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन सी है भाई, ये हॉरिजॉन्टल रेंज होगी हमारी। अच्छा अब इसको निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है बेसिकली, हॉरिजॉन्टल रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज है
की हॉरिजॉन्टल रेंज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सोचो खुद से भाई। इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। भाई टाइम ऑफ फ्लाइट के टाइम पे उसने जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है वही तो होगा हॉरिजॉन्टल रेंज। तो किसके बराबर हो जाएगा वो भाई, आर के बराबर हो जाएगा, है ना। आर ये जो दिख रहा है आपको डायग्राम में, आर दिख रहा है ना, वो आर के बराबर हो गया। तो ये आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू, भाई डिस्टेंस क्या होता था इनटू टाइम ना, स्पीड इनटू क्या होता था, स्पीड इनटू टाइम ही तो होता था। तो इनटू टाइम कर देंगे, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि कैपिटल टी। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी है हमारा। तो क्या आ गया ये आर इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ जल्दी से। आर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा भाई, आर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, आर इज इक्वल टू यू इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। आर इज इक्वल टू यू, स्मॉल यू इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यू टी। इसकी वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यू इंटू ये टी की वैल्यू क्या थी भाई, अंडर रूट टू एच अपॉन जी। तो लिख देते हैं टू एच अपॉन जी। अंडर रूट हम लगा दे रहे हैं अभी, ठीक है, अंडर रूट लगाते हैं ऐसे बस हम। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से। क्लियर है, क्लियर है ना ये चीज़, तो इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं अब। तो बेटा ये था हमारा पूरा प्रोजेक्टाइल से जो भी चीज़ें हमें निकल के आती हैं वो, ठीक है। एक आध चीज़ और है बताने लायक, अगर हम बात करें, सपोज करो कि आप मतलब वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एक किसी इंस्टेंट पे अगर पूछा जाए आपसे तो क्या करोगे, ठीक है। तो सपोज करो एट इंस्टेंट टी, ठीक है, जब द बॉडी जो आपके पॉइंट पी पे है, लेट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल भी वी। तो भाई एज्यूम करो कि वेलोसिटी जो है वी है, जैसा कि हमने डैश में दिख भी रहा होगा आपको, वी दिख रहा है ना। सो द वेलोसिटी वी, उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, आप जानते हो कौन कौन से, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का वो होगा यू। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा, वो यू होगा ना, वी एक्स की अगर हम बात करें, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा राइट साइड एक्स की डायरेक्शन है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा एक्स एक्स होगा, वी एक्स, ठीक है। तो इसको हम ये सब कुछ लिख चुके हैं, तो इसको हम रब करते हैं। यहाँ पे हम दूसरी चीज़ लिख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। उसको हम देखेंगे क्या होता है वो, ठीक है। वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, ठीक, एनी इंस्टेंट क्या होगा। तो हम क्या सपोज कर रहे थे, हमारा ये प्रोजेक्टाइल जो है वो एक पॉइंट पी पे है, पी पे उसकी क्या वेलोसिटी है, वी, ठीक है। सपोज एट पी द प्रोजेक्टाइल हैज वेलोसिटी वी वेक्टर, ठीक है। सो इट विल बी हैविंग टू कंपोनेंट्स, है ना, टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसके बाद दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, क्या होगा, एक वी एक्स होगा हॉरिजॉन्टल एंड वी वाई होगा वर्टिकल, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा वी एक्स है ये हॉरिजॉन्टल वाला है, क्या है, यू है। और हमारा जो वी वाई है भाई ये क्या है, वी वाई की बात करते हैं तो वी वाई क्या हो जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू यू प्लस जी टी वाला लगाएंगे वी वाई और वर्टिकल के लिए, तो दिस विल बी इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो यू तो हमारा ज़ीरो होता है वर्टिकल के केस में, प्लस जो जी इंटू टी एट टाइम टी की बात कर रहे हैं, तो किसके बराबर हो गया, जो वी वाई है हमारा ये किसके बराबर हो गया, ये जी टी के बराबर हो गया कि नहीं, है ना। तो जी टी हो गया ये। चलो इतनी बात होगी। अब अगर हम रिजल्टेंट वेलोसिटी एट पॉइंट पी की बात करें, तो यानी कि मैग्नीट्यूड की हम बात करें, अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी वी की बात करें, ठीक है, द रिजल्टेंट, ऑब्वियसली ये जो वी वेलोसिटी है रिजल्टेंट वेलोसिटी है ना, दोनों कंपोनेंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी। देखिए आप वेक्टर पढ़ ही चुके हो, लगा लो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वी क्या आ रहा है, डायगोनल आ रहा है ना पैरेललोग्राम का, जो वी एक्स और वी वाई मिला करके बनाएगा, ठीक है। सो द रिजल्टेंट वी, इसका मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं, द मैग्नीट्यूड
ऑफ रिजल्टेंट v, क्या बात करेंगे भाई, ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, यही तो आएगा। हो गया बच्चों। उसके बाद तो ये चीज़ तुम लोगों को क्लियर होगी। तो उसको अगर हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्चुअली में जिसकी वैल्यू सारी रख दी है तो ये जाएगा अंडर रूट, रूट ओवर क्या आएगा, वी एक्स का स्क्वायर, वी एक्स कितना है, यू का स्क्वायर, भाई यू का स्क्वायर हो गया ये, प्लस हमारा आया है वी वाई का स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर क्या है, जी टी, तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो जी की पावर 2 और टी की पावर 2, समझ में आ गया, हो गया ये हमारा भाई। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर होगी हमको, हमने एक्सप्रेशन निकाल डाला। इफ़ वेलोसिटी जो v है अगर बीटा एंगल बना रही है विद द हॉरिजॉन्टल, अगर हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा एंगल बना रही है जो कि हमें दिख रहा है, ये बीटा एंगल हमने ऑलरेडी यहाँ रखा है, तो हम क्या कहेंगे, tan बीटा, अगर हमको tan बीटा निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे भाई, डायरेक्शन बतानी होगी तो हम tan बीटा ही तो निकालते थे रिजल्टेंट का, आपको याद होगा सारा कुछ वेक्टर, हम इसीलिए तो वेक्टर पहले पढ़ते हैं ताकि सारी कॉन्सेप्ट हमको बिल्कुल नई ना लगे, बिल्कुल पुरानी ही लगे। सो tan बीटा हमारा क्या हो जाता था, सिंस ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है भाई, वी वाई और वी एक्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो हम सीधे सीधे tan बीटा का, वैसे तो फॉर्मूला क्या होता था tan बीटा का, b cos थीटा अपॉन a प्लस b साइन थीटा, तो अब साइन, ठीक है, तो आपका जो हो गया ये 90 डिग्री b साइन थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा होता था, तो b साइन थीटा, साइन 90 हो गया तो 1, तो b अपॉन a प्लस b cos थीटा, cos 90 0, तो वो पूरा का टर्म 0 हो गया, तो b अपॉन a ही बचा, तो यहाँ पे b अपॉन a क्या हो जाएगा, y अपॉन x, यही तो होगा y अपॉन x, यानी कि वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई अपॉन वी एक्स, सिंपल सोचो खुद से, वी वाई अपॉन वी एक्स, सिंपल, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ के पीछे का लॉजिक है, जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी जा रही हैं उसके पीछे का लॉजिक बता दिया जा रहा है, ठीक। अच्छा वी वाई किसके बराबर है, अभी आपने निकाला, व्हाट इज वी वाई, भाई जी टी है ना, अपॉन में वी एक्स क्या है, यू, आ गया जी टी अपॉन यू, हाँ, tan बीटा, अगर आपको बीटा निकालना होगा तो मैंने बार बार बताया है, अगर बीटा निकालना होगा तो आप क्या लिख दोगे, tan इनवर्स, tan की पावर -1 इस तरह से लिख देते तो वो tan इनवर्स हो जाता है, फिर ब्रैकेट में जो बचा है उस वैल्यू को रख दो, यानी कि जी टी अपॉन यू, ठीक है। इस चीज़ को दोबारा से तिबारा से जितने बार देखना हो देखो, बिल्कुल जब तक दिमाग में रट ना जाए तब तक इसको देखते रहो वीडियो को, और सारा कुछ अगर आप ध्यान से सुनोगे मेरी बातों को और अपने नोट्स में इसको लिखोगे, जो पर्सनल नोट्स आदमी बनाता है पढ़ने के लिए, तो बहुत ही अच्छे से तुम लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सिर्फ कुछ ही बच्चे हैं जो रेगुलर हैं, मैं नाम ले सकता हूँ उनको, बट इट्स ओके, इट्स नॉट बेटर टू टेक अ नेम, बट वो लोग तो मुझे उम्मीद है कि करेंगे ही, साथ में जो नहीं कर रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हो वो भी पढ़ना चालू कर दो बेटा, वरना साइंस मत लो ना, ठीक है, साइंस अगर लेना है तो मेहनत करो, तो ऐसे ज़बरदस्ती साइंस मत लो, तो साइंस की बेइज्जती करोगे, खुद की भी बेइज्जती करवाओगे, तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए साइंस तभी लेना जब इंटरेस्ट से पढ़ने का मन हो, वरना छोड़ देना बेटा, कोई और स्ट्रीम तुम्हारा इंतजार कर रही हो सकता है उसमें तुम अच्छे हो, ठीक है, साइंस तो नाम के लिए ही ले रहे हैं बस। चलो कोई बात नहीं, अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का मेरा मोटिव यही था कि हमें प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करना था, और अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन ये डिस्कस कर लिए, अभी तो हम ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़े, ठीक, अभी हम इसके बाद प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे जो कि एक एंगुलर प्रोजेक्शन में दिया होगा, ठीक, यानी कि एक एंगुलर से स्टार्ट होगा, अभी तो ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, अब हम पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे क्या चीज़ आता है, क्या चेंजेस आते हैं उसमें, ज़्यादा चेंज नहीं आता, ठीक है, लेकिन कुछ चेंज आता है, तो जो चेंज आता है हम उसकी बात करेंगे, और बाकी हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म, क्योंकि इस चैप्टर में और कुछ है नहीं, इसके बाद बचेगा फिर सर्कुलर मोशन, तो हम सर्कुलर मोशन को भी पढ़ लेंगे, इस किस तरीके से सर्कुलर मोशन होता है और क्या है उसमें, उसके बाद हमारा चैप्टर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा ओवर। आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे फोर्स पढ़ना, ठीक है, फोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो अभी तक अगर आपने, अगर बहुत लोग चैप्टर 1 का नोट्स करके भेज रहे हैं, मतलब इतने बुरा बुरा हाल है, सो रहे हैं सब, तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो कोई आके ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा सकता है, वीडियो बनी रखी है, एक दिन में मन हो तो देखो,
एक एक दिन में गैप करके मन हो तो देखो, कैसे देखना है देखो, बट जिस क्लास टाइम में जब भेजी जाती है उस टाइम में आप लोग देखिए, कुछ सीखने को ही मिलेगा, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ गलत होगा, ठीक है, कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो इसलिए वीडियो वगैरह वो जो बनती है उसको देख लिया करो। अगर हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो साथ में आप लोग को भी मेहनत करनी होगी, वरना उसके बिना कुछ होगा नहीं, ठीक। और बाकी जो अगर आप कोचिंग ट्यूशन्स कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कोचिंग ट्यूशन्स करिए, लेकिन साथ में स्कूल की पढ़ाई को मत भूलिए। इज इट क्लियर? तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए प्रिपेयर कर लिए।